हाँ जी, फ्यूचर सीएस क्या हाल है आप लोगों का। जैसा कि मैं कहती हूँ, हाल अच्छा है मतलब तैयारी अच्छी चल रही है, और अगर हाल बेहाल है मतलब तैयारी नहीं कर रहे। तैयारी करते रहो, हाल अपने आप अच्छा रहे। आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये हमारा आज फर्स्ट यूनिट होगा। इससे पहले अब तक हम कर चुके हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सील ऑफ गुड एक्ट 1930। ये हमारा बेसिकली थर्ड चैप्टर है। इसके अंदर भी हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। आज की यूनिट हम लोग जो करेंगे वो होगी जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। इसमें से मोस्टली आपने 90% जो है ना अपने वो 12th 11th के सिलेबस में पढ़ा हुआ। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये फिर एकदम न्यू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे सीए से रिलेटेड वीडियो सब आती रहेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बात करता है पार्टनरशिप की, यानी बिजनेस करने के कई तरीके होते हैं। हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, फिर कंपनी होती है। वैसे ही एक होता है पार्टनरशिप, जिसमें क्या होता है, जिसमें पार्टनर्स दो या उससे ज्यादा पार्टनर्स आते हैं, एक साथ एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि भाई हम इस बिजनेस पे काम करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। तो यही होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हम लोग टेस्ट करेंगे कि क्या क्या कंडीशंस, जैसे 3 कंडीशंस है वो जो फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद ही क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर्म होगा। तो पहला हमारा जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, फर्म क्या होती है। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या हुआ, पार्टनरशिप तो एक रिलेशन है। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट of a business carried on by all or any of them acting for all। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि जरूरी नहीं है कि अगर 4 पार्टनर है तो चारों बिजनेस में प्रॉपर एक्टिव हो सकता है 2 एक्टिव हो, 2 एक्टिव नहीं हो, लेकिन ये जो 2 एक्टिव है ना, ये इन दोनों के बिहाफ पे भी क्या करेंगे, काम करेंगे। यानी एनी वन ऑफ देम और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये इसका मतलब होगा। अब पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनर्स मतलब इंडिविजुअल्स, और कलेक्टिवली चारों पार्टनर को क्या बोलेंगे हम लोग, फर्म बोलेंगे। अब एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप देख लो। एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, पहला तो पार्टनरशिप इज एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, यानी 2 या 2 से ज्यादा लोगों का क्या है, एक गठबंधन कहेंगे, एसोसिएशन। फिर द पार्टनरशिप मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द पर्सन कंसर्न। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितने पर्सन हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, चार चार पार्टनर्स हैं, 4 पर्सन है, कौन कौन, आलिया, कैटरीना, विक्की, रणवीर। तो ये चारों मिलके डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, एक पार्टनरशिप ओपन करेंगे। तो ये जो पार्टनरशिप होने वाली है ना, ये पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, यानी कौन कितना काम करने वाला है, प्रॉफिट शेयरिंग में किसका कितना हिस्सा होने वाला है, ये लोग मिलके डिसाइड करेंगे आपस में, एंड फिर उसको क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट का रूप दे देंगे। इसे कहते हैं एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड एज टू कैरी ऑन सम बिजनेस, यानी पर्पस क्या होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए बिजनेस करना। ऐसे नहीं अगर टाइम पास करने के लिए कि हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें बेसिकली बिजनेस करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है। द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट शेयरिंग मोड मेन जो है पर्पस होना चाहिए। मान के चलो यहाँ पे जो हमने 4 पार्टनर्स लिए, उसमें से एक को हम सिर्फ सैलरी देंगे, बाकी तीनों को प्रॉफिट में शेयरिंग देंगे, तो क्या ये पार्टनरशिप बनेगी। पार्टनरशिप में ये रणवीर जो है फिर पार्टनर एज काउंट ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट में शेयरिंग ही नहीं मिल रही, उसको सिर्फ सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग हमारा पर्पस होना चाहिए। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका भी मतलब समझ लें कि ऐसा नहीं कि काम 2 लोग करें, चारों को ही काम करना है, हो सकता है सिर्फ 2 लोग काम करें, लेकिन वो जो काम होगा वो चारों के बिहाफ पर होगा। अब हम देखेंगे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपके टेस्ट लेकर आया है, अब आप पार्टनरशिप को टेस्ट करना, ये चेक करना कि क्या ये 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही है।
अगर हाँ तो मतलब पार्टनरशिप है, नहीं तो पार्टनरशिप नहीं है। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, बिजनेस कंडक्ट होना चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब एग्रीमेंट होगा, क्यों एग्रीमेंट होगा पर्सन्स के बीच में, प्रॉफिट शेयरिंग होगा बिजनेस का, एंड थर्ड, कैरी कैरी बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल कर रहा है ना कोई भी पार्टनरशिप, मतलब ये पार्टनरशिप की टेस्ट में एकदम खड़ा उतरेगा। तो ये हो गया टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब हम देखेंगे पार्टनरशिप डिस्टिंग। थर्ड की पॉइंट क्या है, एजेंसी। एजेंसी क्या कहता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, और ये जो पर्सन कैरी बाय ऑल या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसको हम लोगों ने नाम दिया है किसका, एजेंसी का। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पार्टनर होते हैं ना वो अपने पार्टनरशिप फर्म के लिए एज ए एजेंट काम करते हैं। सेम पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के लिए एज ए एजेंट काम करती है। तो ये जो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप है ना, इसको बोला जा रहा है यहाँ पे एजेंसी। यानी existence of mutual agency, which is a cardinal principle of partnership law, is very much helpful in reaching a conclusion in this regard. Each partner carry on the business is the principal as well as agent. So ये partner जो है वो principal भी है और agent भी है. So the act of one partner done on behalf of firm bind all the partner. यानी किसी एक पार्टनर ने कुछ भी कांड किया तो वो पार्टनरशिप फर्म को तो बाइंड करेगा ही करेगा, बाकी सारे पार्टनर्स को भी उतना ही प्रभावित करेगा। समझ में आया? ठीक है, अब देखो शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दशारन सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। केस लॉ क्या कहता है, ये इसमें पार्टनरशिप का टेस्ट हो रहा है बेसिकली। तो अगर आपको टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में आता है ना, तो आप ये केस लॉ जो है ना वो कोट कर सकते हो। ये क्या कहता है कि इसमें पार्टनरशिप एक्ट को मतलब कैंसिल कर दिया गया था कि ये पार्टनरशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने ये कंडीशंस फुलफिल नहीं करी थी। पार्टनर्स के पास क्या था, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी, मतलब कोई भी एग्रीमेंट नहीं था। सेकंड, वो जो बिजनेस कर रहे थे उनके पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं थे जिसको जो है वो लोग चेक कर सके, पार्टीज चेक कर सके कि भैया ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं थे। थर्ड, पार्टनरशिप के नाम पे ना कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया गया था। No account of the partnership was opened with any bank, and no written intimation was conveyed to Deputy Director of Procurement with respect to the newly created partnership. मतलब अगर चलो ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, थर्ड वाला पॉइंट बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं किया, बट एटलीस्ट अगर डिप्टी डायरेक्टर को एक इंटीमेशन चला जाता तो भी मान लिया जाता। लेकिन यहाँ पे क्या था, कुछ भी कोई सी भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी। तो इसका ये कंक्लूजन क्या निकला कि पार्टनरशिप एक्ट जो है, पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमारे पास पार्टनरशिप कैसे अलग है बाकी अलग अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। मतलब पार्टनरशिप है और एक तरफ जॉइंट स्टॉक कंपनी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी को आप ऐसे लो कि एक कंपनी है, कंपनी के एग्जाम्पल से समझोगे तो जल्दी समझ जाएगा। तो एक कंपनी में और एक पार्टनरशिप में ऐसे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला लीगल स्टेटस की बात करें तो फर्म को कोई लीगल स्टेटस नहीं मिलता, जबकि कंपनी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो इट इज नॉट अ लीगल एंटिटी और ये क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। देन सेकंड, पार्टनर जो है ना वो एजेंट होता है। एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर एज वेल एज फर्म। पार्टनर का भी एजेंट है और फर्म का भी एजेंट है। यानी एक पार्टनर ने कोई गलती करी तो बाकी पार्टनर्स को भी भुगतना पड़ेगा और फर्म को भी भुगतना पड़ेगा। इन अ कंपनी मेंबर इज नॉट एन एजेंट। मेंबर एजेंट नहीं है तो मेंबर का किया हुआ कोई भी काम कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। प्रॉफिट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग पार्टनर्स, जबकि देयर इज नो सच कंपल्शन टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग इट्स मेंबर। वो कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि उनको रिटेन अर्निंग में रखना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिविडेंड जो कि डिविडेंड देती है कंपनी उस फॉर्म में। तो वो टोटली डिपेंड करता है कि उस टाइम कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी क्या आगे करना चाहती है। फिर एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी,
पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, यानी पार्टनर्स के घर तक बिक जाएंगे अगर तुमने पार्टनरशिप में कुछ भी नुकसान करा है तो। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, शेयर होल्डर्स बस उतने तक के लिए ही लायबल होते हैं जितना उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा होता है। फिर ये प्रॉपर्टी है ना फर्म की, वो जॉइंट स्टेट होती है, मतलब वो सारे पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। एंड कंपनी के केस में क्या हुआ, प्रॉपर्टी सेपरेट है मेंबर्स से, और मेंबर्स who can receive it back only in form of dividend और refund of capital। तो उनको कब मिलेगा, डिविडेंड के फॉर्म में, रिफंड ऑफ कैपिटल के फॉर्म में, या फिर जब कंपनी बंद होती है तो डिसोल्यूशन के टाइम पे। A share in partnership cannot be transferred without consent of all the partners। यानी एक पार्टनर चाहे तो अपना शेयर किसी और को नहीं बेच सकता, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, बाकी पार्टनर्स को कंसल्ट करना पड़ेगा। जबकि कंपनी के केस में ऐसा नहीं है, स्टॉक मार्केट में हम लोग इन्वेस्ट करते ही रहते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं, हम अपने शेयर्स बेचते हैं, फिर कोई और उसको खरीद लेता है, तो इस केस में बाकी मेंबर्स की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब है मैनेजमेंट। इन केस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट सारे पार्टनर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का हक होता है। कंपनी के केस में क्या होता है, सारे मेंबर्स मिलकर डिसाइड करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं, कंपलसरी नहीं। कंपनी का तो कंपनी जब तक कंपनी एक्ट 2013 में क्रिएट नहीं होगी तब तक कंपनी मानी ही नहीं जाएगी। फिर पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व, पार्टनरशिप फर्म कभी भी डिसॉल्व हो सकती है जब पार्टनर्स चाहें। और कंपनी क्या है, कंपनी के केस में लीगल पर्सन बन जाएगी तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है उसके पास जाएगा केस, उसके बाद ही डिसोल्यूशन का प्रोसेस हो पाता है। नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में 2 से लेकर के 100 तक मेंबर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप के केस में, और कंपनी के केस में 200 मेंबर्स जो होते हैं 2 से लेकर के 200 मेंबर्स तक हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, और 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 चलेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब ये इन्फिनिटी पीरियड के लिए बस चलती ही जाएगी। जबकि कंपनी की केस में, पार्टनरशिप की केस में क्या होगा, पार्टनरशिप चाहे तो उसे डिसॉल्व कर सकते हैं, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो इन सारे केसेस में पार्टनरशिप बंद हो सकती है। अब पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, पार्टनरशिप में और क्लब में क्या डिफरेंस है। दोनों ही एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लेकिन क्लब का मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, वो मेंबर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, मेंबर्स की सेवा करने के लिए होता है, मेंबर्स को सर्विसेज देने के लिए होता है। पार्टनरशिप का मेन मोटिव क्या होता है, बिजनेस। फिर इसमें जो पार्टनर्स हैं वो एजेंट हो जाते हैं, लेकिन क्लब के केस में ऐसा नहीं होता है कि मेंबर जो है वो क्लब के एजेंट हो जाए। फिर पार्टनर का इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में, जबकि ट्रस्ट या क्लब के जो भी असेट्स होंगे उसमें मेंबर का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। फिर जैसे ही पार्टनर्स चेंज होते हैं एग्जिस्टेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि जैसे ही पार्टनर्स बढ़ते हैं, पार्टनर्स घटते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म के एग्जिस्टेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज चेंज होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। क्लब के केस में ऐसे कोई चेंजेस नहीं आते, ऐसा कोई एग्जिस्टेंस पे इम्पैक्ट नहीं। अब है पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट हिंदू फैमिली। जब हम जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करते हैं तो जॉइंट हिंदू फैमिली अपने आप ही एग्जिस्टेंस में आ जाती है, जैसे ही ये बाय बर्थ होता है, मतलब क्रिएशन जो है ये बाय स्टेटस मीन्स इट्स क्रिएशन बाय बर्थ इन द फैमिली, यानी जैसे ही आप उस फैमिली में बर्थ लोगे तो आपका जॉइंट हिंदू फैमिली वाला वो एप्लीकेबल आप पे हो जाता है, कि पार्टनरशिप पे आपको एग्रीमेंट क्रिएट करना पड़ता है। Death of member does not give rise to dissolution of family business, but in case of partnership, there is any death or retirement, there should be dissolution of partnership firm and new kind of firm creates. All the partners are equally entitled to take part of the partnership business. जबकि joint हिंदू फैमिली में क्या होता है, जो मेन कर्ता होता है he is the management, और वो डिसाइड करता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी टू बाइंड, जैसा हमने देखा कि एजेंट सारे पार्टनर्स फर्म के लिए भी एजेंट है,
एक दूसरे के लिए भी एजेंट है। जबकि कर्ता जो होता है जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता मैनेज करता है और वो उसके एक्ट सब पे एप्लीकेबल होते हैं, सबको बाउंड करते हैं। फिर लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी। द हिंदू फंड इज इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओनली द लाइबिलिटी कर्ता इज अनलिमिटेड and the other persons are liable only to extent of their share in the profit। कितना सही है, सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, बाकी सबका जितना उनका कंट्रीब्यूशन है, जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग है उसके बेसिस पे। Calling of accounts on closure, a partner can bring a suit against the firm for accounts provided he also seeks the dissolution of firm। On the separation of joint family, a member is not entitled to ask for accounts of the family business। यानी अगर किसी मेंबर को जो कि जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर है उसको सेपरेट होना है, अब उसको अपना नया बिजनेस करना है, उसको अलग होना है जॉइंट फैमिली से, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मंगवा सकता कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओ, मैं चेक करूंगा मेरा हिस्सा कितना बनता है, क्योंकि पार्टनर ऐसा कर सकता है। गवर्निंग लॉ क्या है इसमें? पार्टनरशिप एक्ट है। इसमें क्या है? हिंदू लॉ। माइनॉरिटी की कैपेसिटी देखो, माइनॉरिटी की कैपेसिटी में हमने देखा था माइनॉरिटी जो है सिर्फ प्रॉफिट का हकदार होता है, लॉस का नहीं। एंड अब तो माइनॉरिटी कब पार्टनर बनेगा? जब सारे के सारे पार्टनर कंसर्न होंगे। जबकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है, माइनर मेंबर बन जाता है बाय द बर्थ एंड ही डज नॉट हैव टू वेट टू अटेंड द मेजॉरिटी। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो फैमिली के केस में अनलिमिटेड हो सकते हैं और पार्टनरशिप के केस में 50। अभी हमने ऊपर 100 देखा था। कहीं 100, कहीं ओके, यहाँ पे 50 लिखा हुआ है। However, the rule given under the company's rule, यानी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट ना 50 है किसका? पार्टनरशिप एक्ट का मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, और वैसे उसमें 100 भी मेंशन है, तो आप दोनों पॉइंट्स लिख के। अगर पार्टनरशिप एंड को ओनर, पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन, ये भी सिमिलर है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। देखेंगे काइंड ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने तरह की होती है? विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन, विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन का मतलब है पार्टनरशिप एट विल, यानी सबकी इच्छा के हिसाब से, यानी सारे मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि पार्टनरशिप हमारी कितने पीरियड के लिए होने वाली है। और फिर पार्टनरशिप ये भी हो सकती है कि फिक्स्ड है, हमने स्टार्टिंग में ही एग्रीमेंट कर लिया कि हमारी पार्टनरशिप 2 साल तक चलेगी, तो कुछ भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है एंड एट विल भी हो सकता है। विथ रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस में क्या है कि पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप है कि सिर्फ हमें ये काम करना है। एक होती है जनरल पार्टनरशिप जिसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड के बारे में देखो, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म का नाम होना चाहिए, फिर पार्टनर्स के नेम होने चाहिए, कौन कौन से पार्टनर्स हैं, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, कहाँ पे नेचर क्या है, प्लेस क्या है, ये होना चाहिए। पार्टनरशिप का डेट ऑफ कमेंसमेंट मेंशन होना चाहिए, ड्यूरेशन मेंशन होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर मेंशन होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन होना चाहिए, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में क्या कंडीशंस होने वाली है, वो सारी चीजें इसमें मेंशन होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स, ये सब मेंशन होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं मेंशन होगा तो जो बाय डिफॉल्ट 6% वाला रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, डिसोल्यूशन के केस में क्या क्या चीजें होने वाली, ये सारी चीजें इसमें मेंशन होनी चाहिए। अब ये टाइप ऑफ पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं? टाइप ऑफ पार्टनर में सबसे पहला है एक्टिव और ऑस्टेंसिबल। एक्टिव और ऑस्टेंसिबल का क्या मतलब हुआ? एक्टिव और ऑस्टेंसिबल का मतलब हुआ कि वो पार्टनर जो कि डेली टू डेली जो भी पार्टनरशिप का बिजनेस है ना उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, यानी एग्रीमेंट के थ्रू वो पार्टनर बना एंड पार्टिसिपेट, एक्टिवली पार्टिसिपेट वो कर रहा है, तो वो बन जाएगा एक्टिव पार्टनर और एक्चुअल पार्टनर और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। उसके बाद स्लीपिंग और डॉर्मेंट। स्लीपिंग और डॉर्मेंट क्या होता है? वो होता है जो कि एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनर तो बन गया बट वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको कोई मतलब नहीं है कि भैया बिजनेस क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है,
वो उस सब में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। फिर है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन से पार्टनर्स होते हैं? वो पार्टनर जो कि सिर्फ नाम मात्र के लिए है, मतलब वो भी इस तरह से है ना, उनका कुछ खास उससे उन्होंने क्या किया है, अपना नाम दे दिया पार्टनरशिप फर्म को, विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन द फर्म, नॉट इंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट, ना उनको प्रॉफिट मिलना है, नो प्रॉफिट, नो पार्टिसिपेशन, लाइबल टू, लेकिन लाइबल वो रहेगा, लाइबल टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के लिए वो लाइबल है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग तो वो पार्टनर ही है, अगर वो पार्टनर है ही तो फिर क्यों नहीं लाइबल होगा वो? बिल्कुल। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, फिर कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं, बाकी चीजों से उन्हें कोई, सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा, लेकिन वो भी लाइबल होंगे। यानी हर पार्टनर लाइबल होने वाला है थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि वो ऐसे पार्टनरशिप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और थर्ड पर्सन को नहीं पता कि इनके बीच आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है। फिर इनकमिंग पार्टनर, वो पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में आने वाला है, अभी है नहीं बट वो आएगा, फर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट थी और बाद में हमने किसी पार्टनर को एंट्री। फिर है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और स्टॉपल दोनों का मतलब सेम हो गया कि वो बस दिखा रहा है चार लोगों में कि मैं पार्टनर हूँ, वो पार्टनर है, ऐसा वो प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है। इस केस में क्या होगा, थर्ड पार्टी के लिए वो फिर से लायबल हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के सामने उसने ऐसा इंडिकेट किया है। बस हमारा पार्टनरशिप हो चुका है खत्म, पार्टनरशिप का यूनिट 1 फिनिश हो चुका है। अब हम लोग करेंगे यूनिट 2। चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, और जो भी इम्प्रूवमेंट्स है वो सब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते। अब हम देखेंगे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपके टेस्ट लेता आया है, अब आप पार्टनरशिप को टेस्ट करना, ये चेक करना कि क्या ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर हाँ तो मतलब पार्टनरशिप है, नहीं तो पार्टनरशिप नहीं है। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, बिजनेस कंडक्ट होना चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब एग्रीमेंट होगा, क्यों एग्रीमेंट होगा पर्सन्स के बीच में, प्रॉफिट शेयरिंग होगा बिजनेस का, एंड थर्ड, कैरी कैरी बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल कर रहा है ना कोई भी पार्टनरशिप, मतलब ये पार्टनरशिप की टेस्ट में एकदम खड़ा उतरेगा। तो ये हो गया टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब हम देखेंगे पार्टनरशिप डिस्टिंग। थर्ड की पॉइंट क्या है, एजेंसी। एजेंसी क्या कहता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, और ये जो पर्सन कैरी बाय ऑल या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसको हम लोगों ने नाम दिया है किसका, एजेंसी का। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पार्टनर होते हैं ना वो अपने पार्टनरशिप फर्म के लिए एज ए एजेंट काम करते हैं। सेम पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के लिए एज ए एजेंट काम करती है। तो ये जो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप है ना, इसको बोला जा रहा है यहाँ पे एजेंसी। यानी existence of mutual agency, which is a cardinal principle of partnership law, is very much helpful in reaching a conclusion in this regard. Each partner carry on the business is the principal as well as agent. So partner जो है वो principal भी है और agent भी है. So the act of one partner done on behalf of firm bind all the partner. यानी किसी एक पार्टनर ने कुछ भी कांड किया तो वो पार्टनरशिप फर्म को तो बाइंड करेगा ही करेगा, बाकी सारे पार्टनर्स को भी उतना ही प्रभावित करेगा। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दशारण सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। केस लॉ क्या कहता है, ये इसमें पार्टनरशिप का टेस्ट हो रहा है बेसिकली। तो अगर आपको टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में आता है ना, तो आप ये केस लॉ जो है ना वो कोट कर सकते हो। ये क्या कहता है कि इसमें पार्टनरशिप एक्ट को मतलब कैंसिल कर दिया गया था कि ये पार्टनरशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने ये कंडीशंस फुलफिल नहीं करी थी। पार्टनर्स के पास क्या था, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी, मतलब कोई भी एग्रीमेंट नहीं था। सेकेंड, वो जो बिजनेस कर रहे थे उनके पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं थे जिसको जो है वो लोग चेक कर सके, पार्टीज चेक कर सके कि भैया ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं थे। थर्ड, पार्टनरशिप के नाम पे ना कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म
बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया गया था। नो अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप वॉज ओपन विद एनी बैंक and no written intimation was conveyed to Deputy Director of Procurement with respect to the newly created partnership। मतलब अगर चलो ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, थर्ड वाला पॉइंट बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं किया, बट एटलीस्ट अगर डिप्टी डायरेक्टर को एक इंटीमेशन चला जाता तो भी मान लिया जाता। लेकिन यहाँ पे क्या था, कुछ भी कोई सी भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी। तो इसका ये कंक्लूजन क्या निकला कि पार्टनरशिप एक्ट जो है, पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमारे पास पार्टनरशिप कैसे अलग है बाकी अलग अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। मतलब पार्टनरशिप है और एक तरफ जॉइंट स्टॉक कंपनी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी को आप ऐसे लो कि एक कंपनी है, कंपनी के एग्जाम्पल से समझोगे तो जल्दी समझ जाएगा। तो एक कंपनी में और एक पार्टनरशिप में ऐसे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला लीगल स्टेटस की बात करें तो फर्म को कोई लीगल स्टेटस नहीं मिलता, जबकि कंपनी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो इट इज नॉट अ लीगल एंटिटी और ये क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। देन सेकंड, पार्टनर जो है ना वो एजेंट होता है। एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर एज वेल एज फर्म। पार्टनर का भी एजेंट है और फर्म का भी एजेंट है। यानी एक पार्टनर ने कोई गलती करी तो बाकी पार्टनर्स को भी भुगतना पड़ेगा और फर्म को भी भुगतना पड़ेगा। इन अ कंपनी मेंबर इज नॉट एन एजेंट। मेंबर एजेंट नहीं है तो मेंबर का किया हुआ कोई भी काम कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। प्रॉफिट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग पार्टनर्स, जबकि देयर इज नो सच कंपल्शन टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग इट्स मेंबर। वो कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि उनको रिटेन अर्निंग में रखना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिविडेंड जो कि डिविडेंड देती है कंपनी उस फॉर्म में, तो वो टोटली डिपेंड करता है कि उस टाइम कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी क्या आगे करना चाहती है। फिर एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। यानी पार्टनर्स के घर तक बिक जाएंगे अगर तुमने पार्टनरशिप में कुछ भी नुकसान करा है तो। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। शेयर होल्डर्स बस उतने तक के लिए ही लायबल होते हैं जितना उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा होता है। फिर प्रॉपर्टी है ना फर्म की, वो जॉइंट स्टेट होती है, मतलब वो सारे पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। एंड कंपनी के केस में क्या हुआ, प्रॉपर्टी सेपरेट है मेंबर्स से और मेंबर्स who can receive it back only in form of dividend और refund of capital। तो उनको कब मिलेगा, डिविडेंड के फॉर्म में, रिफंड ऑफ कैपिटल के फॉर्म में, या फिर जब कंपनी बंद होती है तो डिसोल्यूशन के टाइम पे। A share in partnership cannot be transferred without consent of all the partners। यानी एक पार्टनर चाहे तो अपना शेयर किसी और को नहीं बेच सकता, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, बाकी पार्टनर्स को कंसल्ट करना पड़ेगा। जबकि कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में हम लोग इन्वेस्ट करते ही रहते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं, हम अपने शेयर्स बेचते हैं, फिर कोई और उसको खरीद लेता है। तो इस केस में बाकी मेंबर्स की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब है मैनेजमेंट। इन केस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट सारे पार्टनर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का हक होता है। कंपनी के केस में क्या होता है, सारे मेंबर्स मिलकर डिसाइड करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। कंपनी का तो कंपनी जब तक कंपनी एक्ट 2013 में क्रिएट नहीं होगी तब तक कंपनी मानी ही नहीं जाएगी। फिर पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व, पार्टनरशिप फर्म कभी भी डिसॉल्व हो सकती है जब पार्टनर्स चाहें। और कंपनी क्या है, कंपनी के केस में लीगल पर्सन बन जाएगी तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है उसके पास जाएगा केस, उसके बाद ही डिसॉल्यूशन का प्रोसेस हो पाता है। नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में 2 से लेकर के 100 तक मेंबर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप के केस में। और कंपनी के केस में 200 मेंबर्स जो होते हैं 2 से लेकर के 200 मेंबर्स तक हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 चलेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब ये इन्फिनिटी पीरियड के लिए बस चलती ही जाएगी। जबकि कंपनी
कंपनी के केस में भी, पार्टनरशिप के केस में क्या होगा, पार्टनरशिप चाहे तो उसे डिसॉल्व कर सकते हैं, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो इन सारे केसेस में पार्टनरशिप बंद हो सकती है। अब पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, पार्टनरशिप में और क्लब में क्या डिफरेंस है। दोनों ही एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लेकिन क्लब का मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, वो मेंबर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, मेंबर्स की सेवा करने के लिए होता है, मेंबर्स को सर्विसेज देने के लिए होता है। पार्टनरशिप का मेन मोटिव क्या होता है, बिजनेस। फिर इसमें जो पार्टनर्स हैं वो एजेंट हो जाते हैं, लेकिन क्लब के केस में ऐसा नहीं होता है कि मेंबर जो है वो क्लब के एजेंट हो जाए। फिर पार्टनर का इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, जिसकी ट्रस्ट या क्लब की जो भी असेट्स होंगे उसमें मेंबर का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। फिर जैसे ही पार्टनर्स चेंज होते हैं एग्जिस्टेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि जैसे ही पार्टनर्स बढ़ते हैं, पार्टनर्स घटते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म के एग्जिस्टेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज चेंज होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। क्लब के केस में ऐसे कोई चेंजेस नहीं आते, ऐसा कोई एग्जिस्टेंस पे इम्पैक्ट नहीं। अब है पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट हिंदू फैमिली। जब हम जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करते हैं तो जॉइंट हिंदू फैमिली अपने आप ही एग्जिस्टेंस में आ जाती है, जैसे ही ये बाय बर्थ होता है, मतलब क्रिएशन जो है ये बाय स्टेटस मीन्स इट्स क्रिएशन बाय बर्थ इन द फैमिली, यानी जैसे ही आप उस फैमिली में बर्थ लोगे तो आपका जॉइंट हिंदू फैमिली वाला वो एप्लीकेबल आप पे हो जाता है, कि पार्टनरशिप के लिए आपको एग्रीमेंट क्रिएट करना पड़ता है। Death of member does not give rise to dissolution of family business, but in case of partnership, there is any death or retirement, there should be dissolution of partnership firm and new kind of firm creates. All the partners are equally entitled to take part of the partnership business. जबकि joint हिंदू फैमिली में क्या होता है, जो मेन कर्ता होता है, he is the management, और वो डिसाइड करता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी टू बाइंड, जैसा हमने देखा कि एजेंट सारे पार्टनर्स फर्म के लिए भी एजेंट है, एक दूसरे के लिए भी एजेंट है, जबकि कर्ता जो होता है जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता मैनेज करता है और वो उसके एक्ट सब पे एप्लीकेबल होते हैं, सबको बाउंड करते हैं। फिर लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, द हिंदू इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओनली द लाइबिलिटी कर्ता इज अनलिमिटेड and the other persons are liable only to extent of their share in the profit। कितना सही है, सिर्फ करता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और बाकी सबका जितना उनका कंट्रीब्यूशन है, जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग है उसके बेसिस पे। Calling of accounts on closure, a partner can bring a suit against the firm for accounts provided he also seeks the dissolution of firm। On the separation of joint family, a member is not entitled to ask for accounts of the family business। यानी अगर किसी मेंबर को, जो कि जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर है, उसको सेपरेट होना है, अब उसको अपना नया बिजनेस करना है, उसको अलग होना है जॉइंट फैमिली से, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मंगवा सकता कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओ, मैं चेक करूंगा मेरा हिस्सा कितना बनता है, क्योंकि पार्टनर ऐसा कर सकता है। गवर्निंग लॉ क्या है, इसमें पार्टनरशिप एक्ट है, इसमें क्या है, हिंदू लॉ। माइनॉरिटी की कैपेसिटी देखो, माइनॉरिटी की कैपेसिटी में हमने देखा था माइनॉरिटी जो है सिर्फ प्रॉफिट का हकदार होता है, लॉस का नहीं। एंड अब तो माइनॉरिटी कब पार्टनर बनेगा, जब सारे के सारे पार्टनर कंसर्न देंगे। जबकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है, माइनर मेंबर बन जाता है बाय द बर्थ एंड ही डज नॉट हैव टू वेट टू अटेंड द मेजॉरिटी। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो फैमिली के केस में अनलिमिटेड हो सकते हैं और पार्टनरशिप के केस में 50। अभी हमने ऊपर 100 देखा था। कहीं 100 कहीं 50, ओके यहाँ पे 50 लिखा हुआ है। However, the rule given under the company's rule, यानी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट ना 50 है किसका, पार्टनरशिप एक्ट का मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, और वैसे उसमें 100 भी मेंशन है, तो आप दोनों पॉइंट्स लिख के। अगर पार्टनरशिप एंड प्रो ओनर, पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन, ये भी सिमिलर है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। देखेंगे काइंड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने तरह की होती है, विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन, विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस।
विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन का मतलब है पार्टनरशिप एट विल, यानी सबकी इच्छा के हिसाब से, यानी सारे मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि पार्टनरशिप हमारी कितने पीरियड के लिए होने वाली है। और फिर पार्टनरशिप ये भी हो सकती है कि फिक्स्ड है, हमने स्टार्टिंग में ही एग्रीमेंट कर लिया कि हमारी पार्टनरशिप 2 साल तक चलेगी, तो कुछ भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है एंड एट विल भी हो सकता है। विथ रिगार्ड टू एक्सटेंड ऑफ बिजनेस में क्या है कि पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप है कि सिर्फ हमें ये काम करना है। एक होती है जनरल पार्टनरशिप जिसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड के बारे में देखो, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म का नाम होना चाहिए, फिर पार्टनर्स के नेम होने चाहिए, कौन कौन से पार्टनर्स हैं, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, कहाँ पे नेचर क्या है, प्लेस क्या है, ये होना चाहिए। पार्टनरशिप का डेट ऑफ कमेंसमेंट मेंशन होना चाहिए, ड्यूरेशन मेंशन होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर मेंशन होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन होना चाहिए, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में क्या कंडीशंस होने वाली है वो सारी चीजें इसमें मेंशन होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स ये सब मेंशन होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं मेंशन होगा तो जो बाय डिफॉल्ट 6% वाला रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स डिसोल्यूशन के केस में क्या क्या चीजें होने वाली, ये सारी चीजें इसमें मेंशन होनी चाहिए। अब टाइप ऑफ पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं। टाइप ऑफ पार्टनर में सबसे पहला है एक्टिव और ऑस्टेंसिबल। एक्टिव और ऑस्टेंसिबल का क्या मतलब हुआ, एक्टिव और ऑस्टेंसिबल का मतलब हुआ कि वो पार्टनर जो कि डेली टू डेली जो भी पार्टनरशिप का बिजनेस है ना उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, यानी एग्रीमेंट के थ्रू वो पार्टनर बना एंड पार्टिसिपेट, एक्टिवली पार्टिसिपेट वो कर रहा है, तो वो बन जाएगा एक्टिव पार्टनर और एक्चुअल पार्टनर और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। उसके बाद स्लीपिंग और डॉर्मेंट। स्लीपिंग और डॉर्मेंट क्या होता है, वो होता है जो कि एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनर तो बन गया बट वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको कोई मतलब नहीं है कि भैया बिजनेस क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो उस सब में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। फिर है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन से पार्टनर्स होते हैं, वो पार्टनर जो कि सिर्फ नाम मात्र के लिए है, मतलब वो भी इस तरह से है ना, उनका कुछ खास उससे उन्होंने क्या किया है, अपना नाम दे दिया पार्टनरशिप फर्म को विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन द फर्म, नॉट इंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट, ना उनको प्रॉफिट मिलना है, नो प्रॉफिट, नो पार्टिसिपेशन, लाइबल टू, लेकिन लाइबल वो रहेगा, लाइबल टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के लिए वो लाइबल है, क्यों, क्योंकि थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग तो वो पार्टनर ही है, अगर वो पार्टनर है ही तो फिर क्यों नहीं लाइबल होगा वो, बिल्कुल। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। फिर कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं, बाकी चीजों से उन्हें कोई, सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा, लेकिन वो भी लाइबल होंगे, यानी हर पार्टनर लाइबल होने वाला है थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि वो ऐसे पार्टनरशिप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और थर्ड पर्सन को नहीं पता कि इनके बीच आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है। फिर इनकमिंग पार्टनर, वो पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में आने वाला है, अभी है नहीं बट वो आएगा, फर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट थी और बाद में हमने किसी पार्टनर को एंट्री। फिर है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और स्टॉपर दोनों का मतलब सेम हो गया कि वो बस दिखा रहा है चार लोगों में कि मैं पार्टनर हूँ, वो पार्टनर है ऐसा वो प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है। इस केस में क्या होगा, थर्ड पार्टी के लिए वो फिर से लायबल हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के सामने उसने ऐसा इंडिकेट किया है। बस हमारा पार्टनरशिप हो चुका है खत्म, पार्टनरशिप का यूनिट 1 फिनिश हो चुका है, अब हम लोग करेंगे यूनिट 2। चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, और जो भी इम्प्रूवमेंट्स है वो सब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।